हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत शानदार तरीके से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। आज ये अपनी छठे नंबर की क्लास है और आज छठे नंबर की क्लास में पॉलिटी में हम लोग जो एनसीईआरटी सार संग्रह में पॉइंट दिया गया है उसमें हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व को पढ़ेंगे और मौलिक कर्तव्य, इन दोनों को हम लोग एक साथ क्लियर करेंगे फटाफट से हम लोग 15 से 20 मिनट में। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए, कल आप लोगों ने मौलिक अधिकारों को पढ़ा था और उसको एक वीडियो आपका आधे घंटे का हो गया था, तो वो थोड़ा सा लंबा था। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक आपको बात बताता हूं कि इसको अपने संविधान में जोड़ा क्यों गया। देखो, इसको अपने संविधान में इसलिए जोड़ा गया ताकि अगर राज्य चाहे तो अपने आप में और बेस्ट चीजें ला सकता है और कल्याणकारी योजनाओं को शामिल कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसके जोड़ने का यही रीजन है। इसी के नाते आप देखेंगे साथियों, जो राज्य का नीति निदेशक तत्व होता है वो न्यायालय में लागू नहीं कराया सकता है, जिसको आप लोग और शब्दों में कहते हैं कि प्रवर्तनीय नहीं होता है या वाद योग्य नहीं होता है। लेकिन वहीं पे जब आपके मूल अधिकार का अगर कोई वायलेशन करेगा तो आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हो, उसको प्रवर्तनीय करा सकते हो। मूल अधिकार वाद योग्य होता है, वहीं पे नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं होता है। आइए देखते हैं आपके रिवीजन के पॉइंट में यहां पे क्या बातें दी गई हैं। देखो, पहला पॉइंट यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो आप देखो, यहां पे कहा जा रहा है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। मतलब कि इसको सिर्फ इसीलिए शामिल किया गया है ताकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो अभी मैंने आपको कहा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को बस इसी आधार पर हमारे संविधान में शामिल किया गया है कि एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की जा सके। तो देखो, वही राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत जो भाग 4 है, ये एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कर सकता है कि अपने आप को और बेस्ट बनाना चाहे तो बना सकता है। याद रखिएगा, राज्य के ऊपर कभी भी यहां से संविधान में इस नीति निदेशक तत्व के आर्टिकल्स को मानने के लिए बाध्यता नहीं दी गई है। राज्य चाहेगा तभी मानेगा, राज्य चाहेगा तभी उसमें से सारी चीजों को करेगा। ठीक ना, राज्य यहां पे संप्रभु है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो आप कहेंगे कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आप देखेंगे तो कौन सा वो आर्टिकल जिसमें पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका भी दायित्व है कि आप भी कुछ बताएं और आप भी कुछ रिवीजन करें। आगे की तरफ चलिए। आगे आपका आ रहा है कि समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक ना, यूनियन सिविल कोड के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। समान नागरिक संहिता के बारे में आपने देखा होगा। अभी आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये वर्तमान में कहां कहां लागू है। सबसे पहले ये गोवा में लागू हुआ था, आर्टिकल 44 आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में कहां कहां पे है लागू, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वहीं पे आपसे यहां पे कहा जा रहा है कि जो नीति निदेशक तत्व है क्या ये वाद योग्य है। तो आप कहेंगे नहीं, इसके खिलाफ हम न्यायालय नहीं जा सकते। अगर मान लो इसमें किसी आर्टिकल्स को लेकर के राज्य काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ नागरिक न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पे आजादी ऑलरेडी में दिया गया है किसको, राज्यों को, कि वो मानना चाहे तो मानेंगे, नहीं मानना चाहे तो नहीं मानेंगे। वहीं पे देखो, आगे आपसे कहा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है। तो आप देखेंगे उत्तराखंड है। वहीं पे देखिएगा, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो आप कहेंगे राज्य के नीति सिद्धांतों में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान दिया गया है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको समान कार्य कर रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको सामान्य वेतन का प्रावधान किया गया है। आगे देखो, कह रहा है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ही आप देखेंगे तो निहित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन हेतु संबंधित है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा आर्टिकल 51, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत शामिल होता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा से बात संबंध रखता है। अच्छा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण की बात किस आर्टिकल में कही गई है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिएगा, केटी शाह जी ने एक स्टेटमेंट अपना दिया था राज्य के नीति निदेशक तत्वों के ऊपर। उन्होंने कहा था कि जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है वह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। भाई, स्वाभाविक सी बात है, जब राज्य को लगेगा कि हमें ये एक्सेप्ट करना है तभी वो एक्सेप्ट करेगा, राज्य को नहीं लगता है तो नहीं करेगा। तो बैंक के सुविधा अनुसार ये एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये बात किसने कहा था नीति निदेशक तत्वों को। तो आप सभी लोग कहेंगे कि केटी शाह जी ने कहा था। अब आइए थोड़ा सा हम लोग फटाफट से आपके एग्जाम में नीति निदेशक तत्वों के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं कि उनके आर्टिकल्स कहां से कहां तक हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। इसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। जैसे देखो, आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व है। आइए यहां पे देखते हैं आर्टिकल 36 क्या कहता है।
यह कहता है नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषाओं की बात करता है कि राज्य के कौन कौन शामिल होंगे। तो इसमें देखो जैसे मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा, ठीक वही राज्य की परिभाषा यहां पे भी लागू होता है। मतलब कि राष्ट्रपति से लेकर के एक निचले तबके का कर्मचारी भी है जिसके ऊपर सरकारी ठप्पा है, या सेमी गवर्नमेंटेड कंपनी है, या सरकार का उसमें शेयर होल्डर है, ये सभी राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। आर्टिकल 37 कह रहा है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना, मतलब कि आर्टिकल 37 में कहा गया कि नीति निदेशक तत्व को आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल वहीं पे 38 कहा जा रहा है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था आप बनाएंगे। वहीं पे आर्टिकल 38 क्लॉज 2 क्या कहता है कि आय की असमानताओं को कम करने का राज्य चाहे तो प्रयास करेगा, न चाहे तो नहीं करेगा। ये एक एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि असमानता को पहले से कम नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा गुण दिया गया है कि राज्य चाहे तो अपना सकता है। वहीं पे आर्टिकल 39 क्लॉज ए क्या कहता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार होंगे। वहीं पे आर्टिकल 39 क्लॉज बी कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों के सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो सके। वहीं पे आप देखेंगे तो आर्टिकल 39 क्लॉज सी कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। वहीं पे आप देखेंगे तो आर्टिकल 39 क्लॉज डी कहता है कि पुरुष व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, पार्शियलिटी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग देखते हैं साथियों, ये आपसे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। अच्छा, खास करके जो आर्टिकल 39 का जो क्लॉज दिया गया है ये आपके एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं से आपको कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जब भी राज्य सरकार कोई योजना निकालती है तो वो इन योजनाओं में आप देखेंगे तो इन आर्टिकल्स को भी चाहे तो शामिल करती है। बहुत सारे ऐसे योजना होंगे जिसमें से आपको इन आर्टिकल्स से उनका कोरिलेशन देखने को मिल जाएगा, मतलब कि वो राज्य चाहती है तो उसमें से कुछ बातों को उठा लेती है। वहीं पे आर्टिकल आप देखेंगे 39 क्लॉज आप कह सकते हैं कि ई जो है वो पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग न हो, इसकी बात करती है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करती है। आर्टिकल 41 जो होगा वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने के अधिकार की बात करती है। आर्टिकल 42 आप देखेंगे तो काम की न्याय संगत व मनोवांछित दशाएं तथा प्रसूति सहायता की बात करती है। जो आप लोगों ने देखा होगा ना कि गांव वगैरह में जो जिला जो आपके स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र होते हैं वहां पे प्रसूति के लिए सरकार क्या करती है कि फ्री में सुविधा मुहैया कराती है। ठीक ना। आगे देखिएगा आर्टिकल 43 जो है वो कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी की बात करती है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं साथियों। अब हम अगले आर्टिकल्स में देखते हैं जो भी आपके नीति निदेशक तत्व के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनको फटाफट से आप एक नजर में देख लीजिए। यहां हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, समझना है तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे विस्तार से पढ़ाया गया है, वहां से जाके पॉलिटी को पढ़ लीजिएगा। यहां पे देखिए आर्टिकल 43 क्लॉज ए क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने की बात कहता है। आर्टिकल 43 क्लॉज बी कहता है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात करेंगे। आर्टिकल 44 आप देखेंगे सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात किया जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। ठीक है। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। आपने देखा होगा साथियों कि जब आप 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और मूल अधिकार में 21A जोड़ा गया तो आप देखेंगे उसी के तहत शिक्षा के लिए यहां पे भी जोड़ा गया और आपके अभी मौलिक कर्तव्य में जो 11वां मौलिक कर्तव्य आप देखेंगे वहां पे भी चीजों को जोड़ा गया था। ये तो थोड़ा पहले से था लेकिन मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था बच्चों के लिए। ठीक है। आर्टिकल 46 देखिएगा SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए बात की गई है। अब आप लोग यहाँ पे ये लग रहा होगा कि क्या सर ये तो यहां पे राज्य को स्वतंत्रता दी गई है कि माने या ना माने, तो क्या ये SC ST दुर्बल वर्गों के लिए और कहीं बात नहीं की गई है? याद करिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों में बात की गई है, नहीं की गई है कि नहीं की गई है कि उनको भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ये तो एक एक्स्ट्रा राज्य चाहे तो कर सकता है। आर्टिकल 47 आप देखेंगे तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाना। आज जैसे आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने अपने यहाँ पे नशीले जो शराबबंदी की है तो शराबबंदी किस आधार पर की है? आर्टिकल 47
सेवन के आधार पे। आपने देखा होगा कि जो मिड डे मील योजना है बच्चों को, उसमें एक अंडा भी मिलता है ताकि बच्चों में कुपोषण ना हो, प्रोटीन की कमी ना हो। तो ये किस आधार पे सरकारें ये सारी चीजें करती हैं? तो वो कहीं ना कहीं नीति निषेध तत्व का ही एक रूप लेकर के और अपनी योजनाओं में लागू करती हैं। ठीक है, आर्टिकल 48 आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करिए, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पे प्रतिबंध और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास करिए। जो आपने देखा होगा ना कि गौ माता के जो बचाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गलत तरीके से गौ माता का अगर अवैध एक तरीके से खरीद फरोख्त करता है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे संगठन हैं जो कि उनको बचाते हैं। और कहीं ना कहीं आर्टिकल 48 इस बात को कहता है कि कृषि में आप आधुनिकीकरण लाइए, आप इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाइए, साथ ही साथ जो पशुपालन में जो दुधारू जो मवेशी जानवर हैं उनकी सुरक्षा करिए। ठीक है, तो ये देखिए आर्टिकल 48 इस बात को कहता है। वहीं पे चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों, आगे की तरफ देख लेते हैं। आगे 2-3 आर्टिकल आपके नीति निषेध तत्व में और बचे हुए हैं, इनको फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। चलिए, आर्टिकल 48 क्लॉज ए क्या कहता है, मतलब कि 48 खंड क क्या कहता है, देखिएगा। कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करिए, वन्य तथा वन जीवों का भी संरक्षण करिए। वहीं पे आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थानों या वस्तुओं का आप क्या करिए, संरक्षण करिए, जिससे कि आपके आने वाली जो पीढ़ियां है वो भी इनको देख करके चीजों को समझ सके। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करिए। और आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। ये आपका नीति निषेध तत्व खत्म हो गया 11 मिनट में। ठीक है, अब हम लोग बाकी 9 मिनट में फटाफट से मौलिक कर्तव्यों को खत्म कर लेते हैं। देखो, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ और पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो आप देखेंगे उस टाइम पीरियड पे हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में आप देखेंगे तो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे जोड़ा गया, जिसमें आप देखेंगे कि संविधान में भाग 4 क जोड़े गए। ठीक है, और वहीं पे आप देखेंगे आर्टिकल जो था वो 51 क जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य जो थे आप देखेंगे साथियों, तो जब जोड़े गए तो उस टाइम पीरियड पे कितने थे, 10 थे। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जुड़ा है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि क्या जब संविधान बना तो मौलिक कर्तव्य थे, आप कहेंगे नहीं। एसएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो, मौलिक कर्तव्य में कह रहा है कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर के भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो आप कहेंगे कि यूएसएसआर से, पूर्व सोवियत संघ से, जो अब इसका विघटन हो चुका है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, तो आप कहेंगे भाग 4 क में की गई है। देखो, आपसे कहा जा रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पे की गई, तो आप कहेंगे स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे की गई थी 1976 में। वहीं पे आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आप कहेंगे ये शिक्षा से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको क्या किया गया था बाबू, ऐड ऑन किया गया था। ये आप लोगों को थोड़ा सा यहां से ध्यान रखना है, फटाफट से इसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। यहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो बड़ा प्यारा प्रश्न यहां से पूछा जाता है। यहां से मेरे प्यारे भाई पूछा जाता है जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये 11 मौलिक कर्तव्य आप कैसे याद करेंगे। बच्चे कहते हैं गुरुजी हम कैसे इसको याद करें। देखो बाबू, इसको याद नहीं करना है, बस इस 11 मौलिक कर्तव्य को जब पढ़ो ना तो समझो कि कह क्या रहा है। जब समझ करके पढ़ोगे, 4-5 बार 10 बार पढ़ोगे, अपने आप जब ऑप्शन देखोगे ना तो आपको वहां एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, सीधे दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, और 4 ऑप्शन रह रहे हैं, उसमें से एक मौलिक कर्तव्य की बात नहीं की गई है, बाकी 3 उससे संबंधित हैं। तो इसको समझ के आपको पढ़ना है। जैसे देखो, पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि संविधान का पालन करिए, उसके आदर्श संस्था तथा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करिए। मतलब इसको समझ लो कि हम अपने संविधान का आदर करें, राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, इन सभी चीजों का हमें आदर करने की बात कही जा रही है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि पहला में क्या है, दूसरा में क्या है। सीधे आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, कौन इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है या कौन कौन इसमें मौलिक कर्तव्य है। तो पहला आपने समझ लिया। दूसरा कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे उनको हृदय में रखिए। भाई स्वाभाविक सी बात है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने हमें आजाद करने के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी, तो उनके जो उच्च आदर्श है उनको हमें हृदय में सजो के रखना है कि नहीं रखना है। तो देखो, दूसरा पॉइंट भी याद हो गया। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देखो, यहां आपसे क्या करा है,
कि संप्रभुता, भारत जो अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वतंत्र ले रहा है, भारत में जो एकता है, जो लोगों में भाईचारा है, इसको बनाए रखिए। ये नागरिकों को कहा गया है कि आपका मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। संविधान में तो हम इसके लिए काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन नागरिकों को भी अपने हृदय से कुछ बातों को मानना जरूरी है, जिससे भारत और बेस्ट डेवलप हो सकता है। अभी आप देखिए खान सर वाला मुद्दा बन रहा है, तो खान सर वाले मुद्दा में एकता और अखंडता आप देखिए खंडित होते हुए नहीं दिख रही है। वही खान सर जब काम कर रहे थे तो आपने देखा कि लोग उन्हें खान सर करते, आज उन्हें फैजल खान, खानवा शब्द इस तरह से उनको शब्द यूज करने लगे। क्यों? गलती है तो उन्हें समझाइए। तो आप देखिए क्षेत्रवाद, कहीं ना कहीं बिहार के लोग अब क्षेत्रवाद करने लगे। उसमें देखने को मिल रहा है कि भाई अब वो लोग कह रहे हैं कि आप यूपी के हैं, ये है वो है, फलाना है ढिकाना है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि आपको एकता और अखंडता बनाए रखना है, भाईचारा बनाए रखना है। चौथा पॉइंट आपसे देखिए मौलिक कर्तव्य में कहा जा रहा है कि देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब कि कभी देश को जरूरत पड़े तो आप देश के लिए एकदम आगे आ जाइए, ये नहीं कि आप भाग जाइए। ठीक है। पांचवा पॉइंट आपसे देखिए कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भाईचारा बना करके रखिए। धर्म और भाषा के आधार पर आप किसी से भी भेदभाव मत करिए। यह आपका मौलिक कर्तव्य खुद होना चाहिए। यह नहीं कि आप किसी से जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं या भाषा के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। यह नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भी संविधान में दिया गया है कि आप ऐसा मत करिए, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। यह गलत चीज है, यह भारत को और तोड़ेगा। ठीक ना। और आप चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े तो आपको इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। ठीक है। तो देखो मौलिक कर्तव्य में भी अच्छी अच्छी चीजों को शामिल किया गया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे ही समझ समझ करके आपको क्या करना है, घर में अपने छोटे भाई बहन को बस बता देना है, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी और ऑप्शन जब आएगा तो आप ऑटोमेटिक वहां पे सही कर लोगे। छठवां आप देखो मौलिक कर्तव्य क्या कह रहा है कि हमारी सामसिक संस्कृति जो कंपोसाइट्स कल्चर है, उसकी गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे। मतलब कि अपनी संस्कृतियों के महत्व को समझे और उनको बचा के रखे। जैसे आज आप देखते हैं कि संस्कृतियां धीरे धीरे खत्म हो जा रही हैं, लेकिन कई जगह पे आप देखेंगे लोग अपनी संस्कृतियों का परिरक्षण भी कर रहे हैं। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सातवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव सम्मिलित हैं, इन सभी की रक्षा करिए और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। लोग क्या करते हैं, मार करके भगा देते हैं। नहीं, आप अपने वनों के प्रति भी दया रखिए, झीलों के प्रति भी दया रखिए, प्रकृति के प्रति भी दया रखिए और वन्य जीव के प्रति भी दया रखिए और पशुओं के प्रति, जो बेजुबान जानवर हैं, उनके प्रति दया का भाव रखिए। उन्हें मारिए मत, मतलब कि उन्हें ठेस ना पहुंचाइए। ठीक है। और अपने प्रकृति की भी सुरक्षा करिए। जब प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी सुरक्षा करेगी। अभी वर्तमान में देख लीजिए गर्मी का लेवल किस तरीके से है, लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो अब उन्हें मौलिक कर्तव्य को लोग जान ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। आठवां देखिए मौलिक कर्तव्य कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करे। मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए, लगातार ज्ञान अर्जित करते रहिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका देश भारत आगे बढ़ेगा। आप कहीं जाएंगे आगे बढ़ करके तो आप किसका प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह आपका आठवां मौलिक कर्तव्य कहता है। नौवां कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहिए। देख रहे हैं आपसे सीधा कहा जा रहा है जो सार्वजनिक संपत्ति उसकी सुरक्षा करिए और हिंसा से एकदम दूर रहिए मेरे भाई। और 10वां आप देखिए मौलिक कर्तव्य आपसे कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करिए। मतलब कि हमेशा आप प्रयत्न करिए कि आप आगे की तरफ बढ़िए, आप उत्कर्ष की तरफ बढ़िए। जब आपका उत्कर्ष होगा तो भारत का अपने आप उत्कर्ष हो जाएगा। ये बातें आपका 10वां मौलिक कर्तव्य कह रहा है। तो देख रहे हो मैं आप सभी लोगों को किस तरीके से बता रहा हूं। इसी तरीके से आपको अपने घरों में छोटे भाई बहनों को बस समझा देना है, या जो भी मिले बच्चा उसको बस पढ़ा दीजिएगा, आपको चीजें सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे आप देखेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य कहा जा रहा है कि 6 वर्ष से की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब कि एक तो मौलिक अधिकार दे ही दिया गया है कि भैया चलो ठीक है, शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया जा रहा है, ये तो राज्य का कर्तव्य है, वो देगा। लेकिन माता पिता ही अगर मान लीजिए जागरूक ना हो, माता पिता ही अपने बच्चों को ना पढ़ाना चाहें, तो इसीलिए यहां पे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है कि माता पिता से इसमें अनुरोध किया गया है कि माता पिता इस बात को जानिए कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को आप शिक्षा अवेलेबल कराइए। आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पैसा है, तो जो सरकार प्राइमरी विद्यालय खोल रही है वहां भेजिए, वहां जाएगा, वो शिक्षित होगा। जब शिक्षित होगा तो आगे देश का भविष्य लिखेगा, आगे जाकर के वो बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये टोटल बाबू आपके 11 मौलिक कर्तव्य थे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने फटाफट रिवीजन सीरीज में मेरे भाई 19 मिनट, मतलब कि कंप्लीटली मान लो 20 मिनट में हमने नीति निषेधक तत्व के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण पहलू और मौलिक कर्तव्य के इंपॉर्टेंट जो भी 11 बातें कही गई हैं, इनको हम लोगों ने हल्का हल्का समझते हुए और फटाफट से रिवीजन कर लिया। तो देखो
देखो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस वीडियो को प्यार स्नेह नहीं दे रहे हो, प्यार स्नेह दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, एक अपना कमेंट दे दिया करो, आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर भी दे दिया करो। फ्री में आप सभी लोगों को अगर इतना चीजें मुहैया करा रहा हूं, इतनी गर्मी ऊपर पड़ रही है, एसी नहीं है, पसीने में होते हुए भी डेली आपके लिए क्लास ले रहा हूं, तो इतना तो आपका हक बनता है कि नहीं बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों, रिक्वेस्ट है और लोगों को भी, आप लोग इस वीडियो को शेयर किया करिए और फटाफट से जब भी आपका मन ना लगे, ये वाला वीडियो खोल करके, सेशन खोल करके बस रिवीजन कर लिया करिए हमारे साथ में। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना जल्दी सफल होंगे। तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर एक नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।